Namaste. I am your host, Sushila, and I welcome you to the live session on bone marrow transplant, cure for thalassemia. आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट एज ए क्योर फॉर थैलेसीमिया के बारे में। बीएमटी क्या होता है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया के लिए एक क्यूरेटिव ऑप्शन है? ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए आई एम डिलाइटेड टू हैव विद अस टुडे डॉक्टर गौरव खारिया, clinical lead, Center for Bone Marrow Transplant and Cellular Therapy at Indraprasth Apollo Hospitals, New Delhi. Dr. Kharia is an active member of the Indian Academy of Pediatrics, Pediatric Hematology and Oncology chapter of the Indian Academy of Pediatrics, and Society of Pediatric Oncology. He is an active member also of the European Bone Marrow Transplant Consortium. Welcome to the live session and podcast, Dr. Gaurav Kharia. Namaste, Dr. Sushila, and namaste to all the viewers. Thank you. So, Dr. Kharia, सबसे पहला सवाल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है and ये क्यों किया जाता है? How is BMT useful in patients with thalassemia? So, Dr. Sushila, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको हम एक लेमन टर्म्स में अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण भी बोलते हैं, हालांकि लोग अब उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण। ये एक प्रक्रिया है जिससे कि हम जो डिफेक्टिव बोन मैरो है, जो रोगग्रस्त बोन मैरो है, उसको हम एक हेल्दी बोन मैरो से, एक स्वस्थ बोन मैरो से रिप्लेस करते हैं। जो डिफेक्टिव या रोगग्रस्त बोन मैरो है वो किसी भी कारण से हो सकता है। यहाँ आज हमारा जो विषय है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो थैलेसीमिया है, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो जो थैलेसीमिया के रोगी होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो थैलेसीमिया से प्रभावित होते हैं, उनका जो अस्थिमज्जा है, जो बोन मैरो है, वो थैलेसीमिया के कारण प्रभावित होता है और इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। मतलब उनका जो लाइफ साइकिल, जो लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 120 दिन के आसपास होता है, वो कम होके 3-4 हफ्ते के आसपास हो जाता है और इसी कारण से इन बच्चों को हर 3 से 4 हफ्ते में ब्लड की, रक्त की आवश्यकता होती है। ब्लड की जब हम बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, इनको सिर्फ लाल रक्त कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। Right. And is this useful in patients with thalassemia? क्योंकि आज हम thalassemia के बारे में specifically discuss करना चाहते हैं. How is it useful in patients with thalassemia? So thalassemia से जो प्रभावित बच्चे होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो उनका जो अस्थिमज्जा है, बोन मैरो है, वो डिफेक्टिव होता है। जिस तरह से नॉर्मल रेड सेल्स को बनाना चाहिए, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाना चाहिए, वो नहीं बना पाता और इसी कारण से इन बच्चों को बार बार जो है वो रक्त की आवश्यकता होती है। इसका एक इलाज का तरीका तो ये है कि इन बच्चों को हमेशा जो है वो समय समय पे ब्लड चढ़ता रहे, हर 2 से 3 हफ्ते में। एक अरसे के बाद में 8 से 10 ट्रांसफ्यूजन के बाद में जब रक्त की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है, रक्त चढ़ने के कारण आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इन बच्चों को हमें किलेशन की मेडिसिन में शुरू करना पड़ता है, जिससे कि हम शरीर से आयरन को निकाल सकें। अगर वो नहीं करेंगे तो आयरन काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, लिवर है, गोनेड्स है, इन सब जगहों पे आयरन एक्यूमुलेट होके और इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। तो ये एक तरीका है इन बच्चों को केयर प्रोवाइड करने का। बट अगर हम क्योर के बारे में बात करें, क्योर का मतलब इस बीमारी को जड़ से खत्म करना हमेशा के लिए। उसका जो एकमात्र इलाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण। अगर मैं आपको बहुत मोटे शब्दों में बताऊं तो एक जो डिफेक्टिव बोन मैरो है थैलेसीमिया के कारण, जहां लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से नहीं बन रही हैं, उसको हम एक हेल्दी बोन मैरो से, जो कि डोनर से हम लेते हैं, डोनर के बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि कौन डोनर हो सकता है, तो हम एक हेल्दी डोनर से एक हेल्दी अस्थिमज्जा लेके और इसको हम पेशेंट को देते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है, बट एक बार उस प्रक्रिया से थ्रू होने के बाद में अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, जिसके चांसेस आज के दौर में, आज के समय में काफी ज्यादा हैं,
तो ये जो बच्चे हैं ये हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, इनको कभी दोबारा से रक्त की जरूरत नहीं पड़ती, कभी आयरन निकालने वाली मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, और इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बच्चों जैसी हो जाती है। क्या ये प्रोसीजर करने में एज फैक्टर की वजह से कोई चेंजेस होते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी भी बीमारी के चलते जो शरीर होता है, हम कितने भी अच्छे से केयर करें, बट फिर भी अगर कुछ भी नुक्स रह जाता है केयर में, तो उस बीमारी के कारण शरीर अफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने नुकसान हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण जो शरीर में आयरन इकट्ठा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण नुकसान है। तो एक जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये परेशानियां बच्चे में बढ़ती हैं। तो अगर हम किसी बच्चे का जिसको कि थैलेसीमिया है, उसका अगर हम कम एज में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण करते हैं, जब शरीर में जो डिजीज का बर्डन है या ट्रीटमेंट रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका बर्डन ज्यादा नहीं है, तो ट्रांसप्लांट का सक्सेस काफी अच्छा होता है एज कंपेयर टू वो बच्चे जो थोड़े से ज्यादा उम्र के होते हैं, जिनमें या तो डिजीज बर्डन ज्यादा होता है या फिर जो इलाज चल रहा है, सपोर्टिव केयर चल रहा है, उसके कॉम्प्लिकेशंस के चलते डिजीज बर्डन होता है, परेशानियां होती हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। ऐसे किसी भी केस में जो ट्रांसप्लांट के आउटकम्स हैं वो सब ऑप्टिमल होते हैं। इसीलिए जो हम लोग सजेस्ट करते हैं सारे पेशेंट्स को कि थैलेसीमिया ग्रस्त अगर कोई बच्चा है और पेरेंट्स अगर ट्रांसप्लांट के बारे में, परमानेंट क्योर के बारे में सोच रहे हैं, तो जितने जल्दी हम इसको करा सकें, प्रेफरेबली बिटवीन 2 years to 5 years, 2 years to 10 years ऑफ एज, उतना आउटकम ज्यादा अच्छा होगा। इसका ये कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो बच्चे 10 साल या 12 साल से ऊपर हैं उनको हम ट्रांसप्लांट करके ठीक नहीं कर सकते, बट हाँ उस प्रक्रिया में थोड़ी सी जटिलताएं ज्यादा आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आती है, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज्यादा आते हैं, और हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। So what is the process for bone marrow donation? क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं एक बोन मैरो डोनर सेलेक्ट करने की? बोन मैरो जो डोनर होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको कहे तो ये जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ या हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, है ना, जो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा एप्रीहेंशन रहता है फैमिलीज में कि जो डोनर है या तो भाई या बहन या पेरेंट्स या फिर अनरिलेटेड डोनर भी अगर होते हैं तो उनको कोई परमानेंट लॉस हो जाता है ट्रांसप्लांट के बाद में। ये एक गलत धारणा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं मोटे मोटे सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, पहला तो ये है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसके लिए कोई जो लॉज हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन लॉज ही कवर करते हैं, इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉज नहीं कवर करते। इसका जो इम्प्लीकेशन है वो है कि कोई भी अगर डोनर है ऑर्गन डोनेशन की, उसकी उम्र जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चूंकि ये ब्लड डोनेशन जैसा होता है, कोई भी लोअर एज लिमिट नहीं होती। हमने अपने सेटअप में 4 महीने 6 महीने के बच्चों का भी, जब इमरजेंसी में हमें उनके सिबलिंग का ट्रांसप्लांट करना पड़ा है, 4 से 6 महीने की उम्र में भी हमने बच्चों से स्टेम सेल्स लिए हैं, बोन मैरो लिया है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा, जो भी डोनर होता है उसको कभी कोई परमानेंट लॉस नहीं होता, उसके शरीर से कोई एक अंग परमानेंटली नहीं निकलता। जो बोन मैरो हम लेते हैं, जो स्टेम सेल्स लेते हैं, जो बीज लेते हैं, बोन मैरो उनको विद इन मैटर ऑफ आवर्स दोबारा से बॉडी में रिप्लेनिश कर देता है, और यूजुअली जो हमारे डोनर्स हैं वो नेक्स्ट डे से अपना काम बिल्कुल नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि डोनर कभी भी ऑपरेशन थिएटर नहीं जाता। ये जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है स्टेम सेल कलेक्शन की, ये यूजुअली हम ब्लड बैंक में करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा डेंगू के सीजन में जैसे जो डोनर्स आते हैं, जो जम्बो पैक जिसको हम लेमन टर्म्स में बोलते हैं,
मैरो स्टेम सेल्स को भी कलेक्ट करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स को भी कलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा जो किट होती है जिससे हम फिल्टर करते हैं सेल्स को, वो डिफरेंट रहती है, पर हाँ प्रक्रिया मोरेस वही है। तो डोनर के लिए ये एक बिल्कुल सेफ प्रक्रिया है। डोनर को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, ना तो इमीडिएट ना तो लॉन्ग टर्म। डॉक्टर सुशीला ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि हम डोनर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो डोनर का एक सिलेक्शन एल्गोरिदम है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं ट्रांसप्लांट के समय। हालांकि ये सर्कमस्टेंशियल होता है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां एग्जैक्टली ये एल्गोरिदम फॉलो कर पाना संभव नहीं होता, जहां ट्रांसप्लांट एक इमरजेंसी हो जाती है। बट यूजुअली अगर एक प्लान ट्रांसप्लांट है जैसा कि थैलेसीमिया में होता है, वहां पर जो हमारी प्रेफर्ड चॉइस है वो होती है भाई या बहन जो जेनेटिकली मैच है, जिसको कि हम HLA मैच बोलते हैं। HLA मैच काफी सारे व्यूअर्स को अंदाजा होगा, ये बड़ा सिंपल टेस्ट है, आजकल काफी ज्यादा ऑलमोस्ट हर अच्छी लैब में ये अवेलेबल होता है। और इससे हम जेनेटिक कंपैटिबिलिटी, जो जेनेटिक समानता है वो देखते हैं पेशेंट के बीच में और उसके पोटेंशियल पारिवारिक डोनर्स के बीच में। जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डोनर होने के वो भाई या बहन के होते हैं। हर भाई या बहन का 25% चांस होता है कि वो जिस भी बच्चे को ट्रांसप्लांट की जरूरत है थैलेसीमिया के लिए, उससे 100% मैच कर सकता है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता तो हम फिर पेरेंट्स को भी स्क्रीन करते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जहां मैरिजेस जो है वो विद इन द कम्युनिटीज होती हैं और जेनेटिक पूल काफी सिमिलर रहता है। उन कम्युनिटीज में पेरेंट्स के भी 100% एक्चुअली आइडेंटिकल जेनेटिक मैच होने के चांसेस अराउंड 5 to 10% रहते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में हम पेरेंट्स का भी एक्चुअली टाइपिंग करके देखते हैं अगर सिबलिंग का एक्चुअली मैच नहीं है। अगर सपोज ये भी संभव नहीं है तो आप लोगों ने शायद सुना होगा अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्रीज के बारे में, है ना। ये एक अनरिलेटेड डोनर्स का, वॉलंटरी डोनर्स का एक पूल है जहाँ की जो डोनर्स हैं वो स्वैच्छिक अपना बोन मैरो डोनेट करते हैं। जैसे कि मैं एक रजिस्टर्ड डोनर हूँ इंडियन रजिस्ट्रीज के साथ में, जो एक यात्री करके रजिस्ट्री है। मैं एक स्वैच्छिक डोनर हूँ एंटोनी नोलन, जो कि एक यूके बेस्ड वॉलंटरी डोनर रजिस्ट्री है। और इन रजिस्ट्रीज का काम ये रहता है कि ये जो वॉलंटरी डोनर्स हैं उनका सारा जो जेनेटिक मेकअप है उसका इन्होंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। तो जैसे मेरे किसी एक बच्चे को जिसको कि थैलेसीमिया के लिए ट्रांसप्लांट की जरूरत है और अगर परिवार में कोई HLA डोनर नहीं मिल पाता तो हम अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्रीज में सर्च को भेजते हैं और अगर वहां पर हमें अनरिलेटेड डोनर जो कि 100% जेनेटिक कंपैटिबिलिटी मिल जाता है तो हम उसको इस्तेमाल करके भी अस्थिमज्जन प्रत्यारोपण कर सकते हैं। अगर सपोज ये भी संभव नहीं है तो एक नई प्रक्रिया आई है जिसको कि हम हैप्लोआइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें कि 50% HLA कंपैटिबिलिटी के साथ में, जो कि हमेशा होता है। किसी भी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट 50-50% मैच होंगे, क्योंकि बच्चे में आधा जेनेटिक मटेरियल मदर से आया है, आधा फादर से आया है। ऑलमोस्ट 100% केसेस में जो पेरेंट्स हैं वो एटलीस्ट 50% कंपैटिबल रहेंगे। और ऐसा ही सिबलिंग्स के साथ में होता है कि सिबलिंग्स या तो फुल मैच रहेंगे या हाफ मैच रहेंगे, इसके चांसेस 75% हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को जरूरत होती है ट्रांसप्लांट की और हम इन डोनर ऑप्शंस को अगर देखते हैं, सिबलिंग डोनर जो कि जेनेटिकली मैच है, पेरेंट्स जो कि जेनेटिकली मैच है, अनरिलेटेड डोनर या जो कि जेनेटिकली मैच है, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो पार्शियली मैच फैमिली डोनर्स लेके भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर बच्चे के लिए आज के समय में हम बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि कोई ना कोई डोनर अवेलेबल जरूर होता है। बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने, बिकॉज आई थिंक दिस काइंड ऑफ दिस हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ होप टू अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, आई एम श्योर, आफ्टर लिसनिंग टू योर वर्ड्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है और क्या इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं? जी, तो ट्रांसप्लांट जो है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण थैलेसीमिया के लिए ये एक प्लान प्रोसीजर है, इलेक्टिव प्रोसीजर है। तो जब भी इलेक्टिव प्रोसीजर है तो हमें ये देखना होता है ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि हमने कितने अच्छे से अपने ट्रांसप्लांट को प्लान किया है। ट्रांसप्लांट की प्लानिंग का मतलब ये है कि बच्चे की शारीरिक स्थिति कैसी है,
उसके शरीर में आयरन की मात्रा कितनी कम है। जितनी कम आयरन की मात्रा होगी उतना अच्छा ट्रांसप्लांट का सक्सेस होगा। जितना उसका ऑर्गन फंक्शन इंटैक्ट रहेगा, लिवर फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, पल्मोनरी फंक्शन, उतना अच्छा ट्रांसप्लांट का आउटकम रहेगा, है ना। तो यूजुअली हम लोग जो आजकल करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने सीखा है वो ये है कि किसी भी पेशेंट को अगर हम ट्रांसप्लांट से पहले 2 महीने एग्रेसिवली प्रिपेयर करते हैं, उसके केलेशन पे ध्यान देते हैं, उसके ट्रांसफ्यूजन पे ध्यान देते हैं और कुछ और दवाइयां चलाते हैं जिससे हम उसके इम्यून सिस्टम को टोन डाउन कर सकें, उसके बोन मैरो को थोड़ा सा टोन डाउन कर सकें, तो इन सारी चीजों के चलते ट्रांसप्लांट का जो ओवरऑल आउटकम है उसको हम काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो यूजुअली जो हमारी प्रिपरेशन है वो 2 महीने पहले, 2 से 3 महीने एक्चुअल ट्रांसप्लांट के पहले शुरू होती है, तो वो समय प्री ट्रांसप्लांट प्रिपरेशन का होता है। फिर जो एक्चुअल ट्रांसप्लांट ड्यूरेशन है वो 4 हफ्ते का होता है, जबकि बच्चे को 4 हफ्ते का हॉस्पिटल स्टे रहता है उसका हमारी बीएमटी यूनिट में, जो कि एक बड़ा स्पेसिफिक आइसोलेटेड एरिया है जहाँ इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही कम रहता है। तो 4 हफ्ते का यहाँ स्टे रहता है और एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में फिर जो रेगुलर फॉलोअप हम चाहते हैं ऐसे बच्चों का, वो करीब 10 से 12 हफ्ते का वीकली फॉलोअप ऑन ओपीडी बेसिस करते हैं। तो यूजुअली अगर हम इस पूरे पीरियड को देखें तो करीब 5 महीने का जो है वो एक्टिव पीरियड होता है ट्रांसप्लांट का। इसके बाद में जो है वो रेगुलर ओपीडी विजिट्स वंस इन 2 वीक्स, वंस इन अ मंथ for another 6 to 8 months, and then after that we usually call the patients once in 3 months or once in 6 months to keep them on long-term follow-up and assess that their long-term functions are preserved. क्योंकि ट्रांसप्लांट का जो औचित्य है वो यहाँ सिर्फ डिजीज को ठीक करना नहीं है, ट्रांसप्लांट का औचित्य यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना है उस बच्चे को। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप मेंटेन करना होता है, जिससे कि हम बच्चे को एक ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, एज गुड एज एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड दे सके। So Dr. Kharia, you told us that for the donor, this is a very, very safe procedure, similar to a simple blood donation that we do. Blood or apheresis donation, platelet apheresis. Correct. So it is equivalent to that. But अगर हम थैलेसीमिया पेशेंट्स की बात करें तो क्या इनकी भी फिजिकल एक्टिविटीज एट पार विद अ नॉर्मल इंडिविजुअल होती हैं, या पोस्ट प्रोसीजर हाउ वेल डू दे फंक्शन? जी, तो ट्रांसप्लांट के जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया वाले, उनके लिए मैं कहूँगा कि ये 3 से 4 महीने की काफी जटिल प्रक्रिया है, स्पेशली जो 1 महीने का ट्रांसप्लांट वाला समय है ना। जटिल प्रक्रिया काफी सेंस में है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। इनिशियल 7 दिन हम दवाइयां देते हैं जिसको कंडीशनिंग कीमोथेरेपी बोलते हैं, खराब बोन मैरो को खत्म करने के लिए। उस कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। फिर ट्रांसप्लांट के बाद में जब नया बोन मैरो काम करना शुरू करता है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो न्यूट्रोपेनिक पीरियड रहता है, जब ना तो पुराना बोन मैरो काम करे क्योंकि उसे हमने कीमो से खत्म कर दिया है और नए बोन मैरो ने भी काम करना नहीं शुरू किया, तो जो न्यूट्रोपेनिक पीरियड रहता है उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। तो इन सारी चीजों के चलते जो परेशानियां होती हैं पेशेंट को, वो डेफिनेटली होती हैं। ये कहना गलत होगा कि इस ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने जिस तरह से इस बीमारी को समझा है और स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई किया है, उससे जो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका रेट काफी कम हो गया है। जो कीमोथेरेपी की दवाइयां हैं वो बहुत बेटर ड्रग्स अब अवेलेबल हैं, जिससे जो शरीर को नुकसान रहता है, ऑर्गन्स को नुकसान होता है, वो काफी कम होता है। इसलिए इनको हम अब बाय डेफिनेशन रिड्यूस टॉक्सिसिटी कंडीशनिंग बोलते हैं, जो कि अपने आप में नाम से हमें समझ में आता है कि जो भी दवाइयां देते हैं वो टॉक्सिसिटी उनसे कम होती है, रिड्यूस टॉक्सिसिटी। बट यस, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, वो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि न्यूट्रोपेनिक पीरियड में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। उसके लिए हम काफी सारी चीजें करते हैं, बीच बीच में बच्चे को व्हाइट सेल्स देते हैं, ग्रेनुलोसाइट सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हम इन्फेक्शन का रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। दूसरा जो एक रिस्क एसोसिएटेड रहता है, जिसका चांसेस अब बहुत कम है, वो है ग्राफ्ट फेलियर। मतलब जो नया वाला ग्राफ्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता।
इसके चांसेस हालांकि अब लेस देन 5% है, लेस देन 3% है, से बट यस, ये कॉम्प्लिकेशन अभी भी है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए जो बड़े बच्चे थैलेसीमिया के होते हैं, या जो ऐसे बच्चे जो अनरिलेटेड डोनर या हाफ मैश ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, जहां पर ग्राफ्ट फेलियर के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, वहां पर हम ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इनका जो डिफेक्टिव बोन मैरो है उसको हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं एज अ बैकअप, जिससे कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि जो नया बोन मैरो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया और स्वतः जो बच्चे का डिफेक्टिव मैरो है वो भी दोबारा से काम करना शुरू नहीं कर पाता, तो ऐसे सिनेरियोज में हम जो उसका प्रिजर्व बोन मैरो है, जो ऑटोलॉगस प्रिजर्व बोन मैरो है थैलेसीमिया प्रभावित, उसको हम बच्चे को वापस दे देते हैं, जिससे कि हम जान के खतरे को बचा सकें। और कुछ समय बाद फिर हम 5 से 6 महीने बाद दोबारा से सेकंड ट्रांसप्लांट ट्राई करते हैं और आउटकम्स काफी अच्छे होते हैं। तो दूसरा ये ग्राफ्ट फेलियर था। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। जो पेशेंट जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है और जो नए वाले सेल्स हैं, जो ग्राफ्ट हम बोलते हैं, जो डोनर से हमने लिए हैं, एक समय के बाद में सेटल होने के बाद में एक दूसरे से थोड़ा सा झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज बोलते हैं। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज ऑलमोस्ट सारे ट्रांसप्लांट में होता है, एक नॉर्म है, बट उसकी ग्रेडिंग होती है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक GVHD है, इट इज प्रीटी वेल एक्सेप्टेबल एंड मैनेजेबल, बट ग्रेड 3 और ग्रेड 4 GVHD है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में सारी दवाइयों के बाद में अगर GVHD नहीं कंट्रोल हो पाता तो ये जान का खतरा बन जाता है। तो इन 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम साथ में रखें तो जो सक्सेस रेट है वो अगर ट्रांसप्लांट हम तरीके से करें तो ऑलमोस्ट किसी भी तरह का डोनर हो, फुल मैच हो या हाफ मैच हो, जो सक्सेस रेट है अप्रोक्सीमेटली 90% to 94% है। कहने का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली कितना भी हम प्रयास करें और अच्छे से इस बीमारी का इलाज करें ट्रांसप्लांट के द्वारा, 5 से 6% बच्चे ऐसे इस कैटेगरी में आते हैं जो इन 3 में से किसी एक कॉम्प्लिकेशन के चलते हम उनको सक्सेसफुली ट्रीट नहीं कर पाते, है ना। बट जो अच्छी बात है वो ये है कि जो सक्सेस रेट है वो पिछले 30 सालों में काफी इम्प्रूव हुआ है। जो सक्सेस रेट है ये ऑलमोस्ट 50%, 60%, 70% हुआ करता था, बट आज के समय में ये सक्सेस रेट जो है वो इम्प्रूव होकर अप्रोक्सीमेटली 90% हुआ है इन एक्सपीरियंस सेंटर्स अक्रॉस and then अगर once the procedure is successful, इन पेशेंट्स की क्षमता कैसी होती है to do physical activities? Absolutely normal. After 1 year, they are off all medicines. Their work performance is as good as any other normal child, and the life expectancy, quality of life is as good as any other normal child. So 1 year post transplant, everything is fine. They are off all medicines, back to their normal life. They can run, they can play active sports, they can go to school, anything they want to do, they can do it. Pursue. Okay. So going on to the next question, is there anything specific in terms of diet and routine जो ऐसे post BMT patients of thalassemia को follow करनी चाहिए? Exactly. So जो जनरल हम एक शब्द एक लाइन में हम सजेस्ट करते हैं वो ये है कि द जनरल मेजर्स ऑफ हाइजीन जो हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, दे शुड बी स्ट्रिंजेंटली फॉलोड विद पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ओके, बिकॉज कुछ हम दवाइयां चलाते हैं इम्यून सप्रेशन वाली, जिससे कि हम GVHD को प्रिवेंट कर सकें, जो करीब 8 से 9 महीने या कुछ पेशेंट्स में 12 महीने पोस्ट ट्रांसप्लांट तक चलती हैं। और उन दवाइयों के चलते ये जो बच्चे हैं रिलेटिवली इम्यूनो सप्रेस्ड रहते हैं, तो जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो जो हम रूटीन स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन है उनको हमें स्ट्रिंजेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी सी जो सोशल गैदरिंग्स है 5-7 लोगों की, 10 लोगों की, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चों के फ्रेंड्स आके मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको कोई एक्टिव इन्फेक्शन ना हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया।
खाने की अगर हम बात करें डाइट की, तो ऐसी कोई भी चीज जो घर में फ्रेशली कुक्ड है और प्रॉपरली कुक्ड है, उसको हम दे सकते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। खाना, ऐसा खाना जिसको कि प्रिजर्व किया हुआ है, वो हम अवॉइड करते हैं। Raw vegetables should be avoided. Cooked vegetables, anything can be given. Fruits can definitely be given, provided the fruits have a thick peel over it. तो जैसे कि हम बनाना की बात करें, banana has a thick peel, so it can safely be given. Oranges, a thick peel can safely be given. Okay, so ऐसे fruits जिनको कि हम अच्छे से पील कर सकते हैं, अंदर से सॉगी नहीं है, ऐसे हम फ्रूट्स दे सकते हैं। Pickles need to be avoided, okay, till the patients are on immune suppression. Raw nuts should be avoided because raw nuts में कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि नॉर्मल इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों को अफेक्ट नहीं करता, बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों को वो फंगल इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं। तो ये जो रूटीन प्रिकॉशंस हैं, हमें ये लेने होते हैं, which are not very difficult actually. These are the things which we practice in our day-to-day life. The only thing is that these things need to be followed more stringently for these patients post-transplant, and that is also till 9 months to 12 months post-transplant, and after that, as I said, they are all back to normal. So, ये तो हुई BMT की बात. I would now like you to talk about what other advancements are there in the cure of thalassemia. Sorry, can you repeat the question, Dr. Sushila? Yeah, I just said that apart from BMT, what other advancements are now, improving the quality of cure and care in thalassemia? Yes, exactly. So that's a very important question, and I always, wherever I spread awareness about cure for thalassemia, or I do a session on on curative approaches of thalassemia, I definitely spare some time to talk about the other advances which are happening in the field. So one of the major things which have happened is option of haploidentical donor bone marrow transplant. मतलब जो partially matched family donor है, उसका जो सक्सेस रेट इम्प्रूव हुआ है ट्रांसप्लांट में, ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है, बिकॉज उसके चलते हर बच्चे के पास में जिसको भी थैलेसीमिया ग्रस्त है और ट्रांसप्लांट की जरूरत है, हम ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकते हैं। इनिशियली जो सक्सेस रेट था हाफ मैच ट्रांसप्लांट का, वो ऑप्टिमल नहीं था, बट जिस तरह से हम लोगों ने ट्रांसप्लांट को समझा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझा है, और उसके चलते जो अपने मोडालिटीज हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटीज, स्ट्रैटेजी, उसको मॉडिफाई किया है, उसके चलते जो हाफ मैच ट्रांसप्लांट का सक्सेस है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। तो ये एक मेजर एडवांसमेंट है। दूसरा जो और फ्यूचर में अगर हम देखें तो जो पोटेंशियली जिन चीज़ों के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, वो है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट फॉर थैलेसीमिया, जिसको कि हम जीन थेरेपी या जीनोम एडिटिंग भी बोलते हैं। So that is where we all want to be in next 3 to 4 years, कि हमें किसी भी डोनर, एलोजेनिक डोनर की जरूरत ना पड़े। अगर हम जीन थेरेपी से सक्सेसफुली इन बच्चों को ट्रीट कर पाए, तो इन बच्चों को इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन बच्चों को ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज का रिस्क नहीं होगा, इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होगा। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनके चलते लॉस ऑफ लाइफ होता है इस प्रक्रिया में, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में, उनको हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। So that is something which we are actively working towards, and we hope with all your support and blessings, we will be able to come up with affordable gene therapy options in the country in next 2 to 3 years. At the end, Dr. Kharia, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे listeners and viewers को? As we are talking about the curative options of thalassemia, I would still like to give one message that thalassemia is a preventable disease. ये ऐसी बीमारी है जिसको कि हम थोड़ा सा भी अगर अवेयर हैं, और जो would be couple हैं, वो अगर अपना thalassemia status के बारे में अगर जानकारी रखेंगे, not before marriage. If it is before marriage, well and good. If not before marriage, then at least before conceiving or planning a pregnancy,
then a lot of thalassemia births can be avoided, because whatever awareness we have spread, still there are more than 10,000 kids who are born with thalassemia in our country. Okay? So that is one thing which I would like to convey to the viewers. Second thing is, even after everything, if accidentally a child is born with thalassemia, don't take it as a curse. Okay, there is a ray of hope as far as there are very good options in care, but I do understand that it comes with a lot of financial burden and emotional burden. So there are very good options of cure. And every child who's suffering from thalassemia, if we keep the child in a good shape by ongoing regular supportive care, good supportive care, then we can offer him transplant either using a sibling donor or an unrelated donor or a mismatched family donor with very good outcomes. So please don't lose hope. We are there to support you. We are there to help you in any possible way. And for any queries, please do not hesitate. Feel free to reach out to us, and we shall try and help you in the best possible way. Thank you. Thank you, Dr. Gaurav Karia, for sharing such important information and sending out such a strong and important message to all of us. A big thank you to our viewers and listeners for tuning in and making this program so successful. I'm happy to share that we are also streaming this session as a podcast by the name Hello Apollo on Spotify, iTunes, Google Podcast, and Amazon Music. To our listeners and viewers, if you need any professional help, you can reach out to us through the details mentioned below or through our social media handles. To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe, and share this message with your family, friends, and loved ones. We'll be back with another specialist discussing another interesting topic next week. For any suggestions regarding this topic discussed today, DM us on our social media handle, Apollo Hospitals Delhi. We will be happy to connect. Till then, stay happy and healthy. This is your host, Dr. Sushila, signing off.